एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने अपना फेमा वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात की थी कि फेमा से पहले अपने पास कौन सी एक्ट थी, फेरा। फेरा को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फेमा आ गई। देन फेमा के हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। आरबीआई ने ऑथोराइज पर्सन को अपॉइंट कर रखा है। दूसरे हमने डेफिनेशंस भी देखी थी, जैसे हमने ऑथोराइज पर्सन की डेफिनेशन कवर की। देन हमने पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया देखा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज देखा हमने, फॉरेन करेंसी देखा। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमने डिस्कस की थी अपनी लास्ट क्लास में। और इसके बाद में हमने जो प्रॉपर है फेमा के सेक्शंस वो भी स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहला जो सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 अपना क्या था, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। और इस पूरे सेक्शन की समरी क्या थी कि अगर कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन सिक्योरिटी में कोई भी टाइप से डील करता है या ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से हम कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या हम उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो किसके थ्रू होनी चाहिए, थ्रू ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। यानी जो आपके ऑथराइज डीलर बैंक्स वगैरह हमने कल बात की थी, आप उनके थ्रू ये ट्रांजैक्शन करो। आप बैंक के पास जाके जो है पैसा पे करो या पैसा उसके थ्रू रिसीव करो, तब तो वो वैलिड है। और फेमा के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो, तभी वो वैलिड है। अगर आपने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है, कि छुप छुप के कर लिया, बिना किसी को बताए कर लिया, है ना, तो अगर आपने ऐसे कर लिया तो ये सारी चीजें जो है फिर वो कॉन्ट्रावेंशन में आ जाएंगी। तो ये हमने अपना कल सेक्शन नंबर 3 जो था डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ये हमने कंप्लीट किया था। इसके मैंने आपको 2-4 एग्जांपल्स भी बताए थे, आप वो एग्जांपल्स को भी नोट कर लेना, ठीक है। चलो, इसके बाद में अभी हमें एक नया सेक्शन स्टार्ट करना है, सेक्शन 4। ये तो सेक्शन बस बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सेक्शन है। ये सेक्शन आपको क्या बोल रहा है, देखो हेडिंग क्या है इसकी, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा। क्या है ये सेक्शन, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी, कौन है, कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, जो हमने कल बात की थी कि पीआरआई कौन होता है, जानते हो ना, जो कि 182 डेज से ज्यादा रहा होता है इंडिया में ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देन हमने कुछ एक्सेप्शंस भी बात किए थे कि कौन कौन से पर्सन पीआरआई नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो जो पीआरआई है वो पीआरआई अक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज आगे क्या लिखा हुआ है, नो, ठीक है। नो पीआरआई शेल अक्वायर, यानी वो अक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, पजेस नहीं कर सकता, अपने पास में नहीं रख सकता, ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। क्या चीज, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी को, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। 3 चीजें बोली यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड वगैरह है आपके पास इंडिया के बाहर, ठीक है। देखो अल्टीमेटली तीनों ही चीजों में क्या इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज है तब भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, फॉरेन करेंसी वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। फॉरेन सिक्योरिटी बेसिकली क्या होती है, फॉरेन कंपनी के जो हमने शेयर्स वगैरह परचेज करे, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंडियन पीआरआई है, इंडियन रेसिडेंट है बेसिकली, अगर वो किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है या सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है जो कि इंडिया के बाहर है, तो फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी की अगर हम सिक्योरिटीज परचेज करते तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी। इसको भी हम पढ़ लेंगे डेफिनेशन में, शॉर्ट से डेफिनेशन है इसकी। और इसके अलावा क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका मतलब आपने कोई भी असेट या लैंड वगैरह बाहर ले रखा है इंडिया के बाहर, तो अगर आपको इनमें डील करना है तो आपको दिख रहा है कि इन्वॉल्वमेंट आ रहा है फॉरेन का, ठीक है। तो अगर आपको इनमें डील करना है, लाइक इनको अक्वायर करना है, इनको होल्ड करके रखना है, ट्रांसफर करना है, परचेज सेल कुछ भी करना है, तो क्या आप नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं, आप कर नहीं सकते। ये एक सिंपल सी चीज बोलता है कि यहाँ पे फेमा के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन सिक्योरिटी का, तो फेमा के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो आप नहीं कर सकते हो बिना फेमा माने, पर आप कर सकते हो कैसे, फेमा के प्रोविजंस को मानते हुए, जो अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बोला, अदरवाइज देन एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इसका मतलब जैसा फेमा में बोला है ऐसे ऐसे आप ट्रांसफर करो, ऐसे ऐसे आप परचेज करो, ऐसे ऐसे आप होल्ड करो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप फेमा के अलावा किसी और तरीके से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्या, तब आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना सिंपल सा सेक्शन क्या हो गया, सेक्शन नंबर 4। तो अपना सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 कंप्लीट है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमें जो बात करनी है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की,
सेक्शन 5 और सेक्शन 6 अपने डील करते हैं ट्रांजैक्शन से। दो टाइप के ट्रांजैक्शन हैं जो कि फेमा में होते हैं, ठीक है। दो टाइप के ट्रांजैक्शन हैं जो कि फेमा में होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के ट्रांजैक्शन हैं? एक है अपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एक कौन से है अपने पास? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और एक अपने पास कौन से हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। एक अपने पास कौन से हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और एक अपने पास कौन से हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ये दो टाइप के ट्रांजैक्शंस हमें फेमा में पढ़ने होते हैं। अब हम इनको प्यार से शॉर्ट में देखो, जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है इसको हम बुलाएंगे कट, ठीक है, CUT। और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है इसे हम प्यार से बुलाएंगे कैट, CAT, ठीक है, कट और कैट। चलो, अब ये अपने दो टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्या होते हैं ये, देखो सिंपल सी चीज है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। ये तो हमें पता है, बाय डिफॉल्ट सी बात है। अब होते क्या है, अगर हम बात करें अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो नॉर्मली भी आपने पढ़ा होगा करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस अपने होते हैं, ठीक है, डे टू डे डीलिंग्स होती है जिसका असेट और लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो कि असेट और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करते, और कैपिटल अकाउंट ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो कि असेट और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट करते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि असेट और लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से आपका असेट बढ़ा या कम नहीं हुआ, या आपकी लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, ठीक है, नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें, अगर हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है PRI, दैट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। इसे लेट्स से कोई सामान इंपोर्ट करवाना है, इसे कोई सामान इंपोर्ट करवाना है, मान लो किसी फॉरेन, किसी PROI से, ठीक है। क्या बोला कि जो अपना पर्सन है PRI, उसे क्या करना है, उसे कुछ सामान इंपोर्ट करवाना है। किससे इंपोर्ट करवाना है? PROI से, ठीक है। तो अब ये PRI ऑब्वियस सी बात है इसको इंपोर्ट करवाएगा, ठीक है, जो भी गुड्स वगैरह है तो वो उसको पेमेंट भी देगा, वो उसको पेमेंट भी देगा। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया आपका? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मान लो यहाँ पे इसने कोई गुड्स वगैरह या कोई रॉ मटेरियल इसने क्या करवाए, इंपोर्ट करवाए। क्या इसकी वजह से आपके असेट्स के ऊपर या आपकी लाइबिलिटीज के ऊपर कोई भी इंपैक्ट आया? नो, ठीक है। सो ऐसा ट्रांजैक्शन क्या मान लिया जाएगा? ऐसा ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा अपना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते हैं लोग, तो ट्रैवल वाला ट्रांजैक्शन भी कौन सा माना जाएगा? अपना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमने नॉर्मली कुछ जैसे मान लो इंडिया के बाहर जाकर हमने जो है मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह लिया, तो ये सारी चीजें मतलब अल्टीमेटली ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसकी वजह से अपना ट्रेडिंग, फॉरेन ट्रेड वगैरह ये सारी चीजें हो रही है उसमें, मतलब अल्टीमेटली इसमें हम कह सकते हैं असेट और लाइबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में अपनी आ जाएगी, ठीक है। अभी हम इसकी डेफिनेशन और पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको बस बेसिक बता रही हूँ। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से असेट्स और लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। जैसे लेट्स से कोई PRI है, कोई PRI है और उसने मान लो US में क्या परचेज करी, US में जाके उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ली, कोई लेट्स से लैंड परचेज कर लिया। तो ये ट्रांजैक्शन की वजह से जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है उसका असेट बढ़ गया ना, इंडिया के बाहर उसने अगर एक लैंड परचेज किया है तो उसका असेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बिल्कुल, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन अपना कौन सा माना जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसकी वजह से असेट पे इंपैक्ट आया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मान लो कोई कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, उसे लोन चाहिए, उसे लोन चाहिए, तो उसने लोन लिया, किससे लोन लिया? फॉरेन बैंक से। उसने किससे लोन लिया? फॉरेन बैंक से। तो अब अगेन क्या आप यहाँ पे कह सकते हो कि क्योंकि उसने लोन लिया है
क्योंकि उसने लोन लिया है, तो इस केस में उसकी लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटीज में चेंज आया, तो ये ट्रांजैक्शन भी कौन सा मान लिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो ये दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि फेमा में हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन हम प्रोविजंस पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें फेमा बोलता है, क्या हम ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या क्या हम ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, क्या केसेस है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। बट पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे, डेफिनेशंस पे। ठीक है, चलो अब देखो, बेसिकली हमने कुछ डेफिनेशंस तो कल कवर कर ही ली थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, एक बार एक अभी अपना एक टर्म आया था, आपको याद होगा, फॉरेन सिक्योरिटी। तो फॉरेन सिक्योरिटी की भी हम एक बार डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं क्योंकि अपना टर्म आ ही गया। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, फॉरेन सिक्योरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्सन है इंडिया का, अगर वो मान लो फॉरेन जो कंपनी है उसने कोई शेयर्स इशू करे हैं या उसने कोई डिबेंचर्स इशू करे, अगर वो ले रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सी सिक्योरिटी है, फॉरेन सिक्योरिटी ले रहा है। ठीक है, देखो सिंपल है, इट मीन्स एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। सिंपल सी चीज है, अपने इंडिया में जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब इशू हो रहे हैं, ये कौन सी सिक्योरिटी है, इंडियन सिक्योरिटी। वैसे कोई फॉरेन कंपनी अगर शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज ये सब चीजें इशू कर रही है, तो ये सब किस में एक्सप्रेस हो रहे हैं, फॉरेन करेंसी में, हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे सिक्योरिटी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन सिक्योरिटी। और इसमें एक चीज बोली है कि इसमें और क्या इंक्लूड होता है, एंड इंक्लूड्स सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी बट where redemption or any form of return such as interest or dividend is payable in Indian currency। अच्छा, मान लो मैंने कोई शेयर परचेज किया, ठीक है, किसी फॉरेन कंपनी का, और वो कंपनी इतनी अच्छी है कि वो मुझे डिविडेंड पे कर रही है, किसमें, इंडियन रुपीस में। ठीक है, या मान लो मैंने किसी कंपनी, फॉरेन कंपनी के डिबेंचर्स, ठीक है, लिए, और वो कंपनी मुझे इंटरेस्ट पे कर रही है, किसमें पे कर रही है, आईएनआर में, इंडियन रुपीस में। या जब मुझे वो रिडम्पशन करके देगी डिबेंचर्स का, तब भी वो मुझे पेमेंट किसमें कर रही है, तब भी वो मुझे पेमेंट कर रही है आईएनआर में। तो क्या तब भी वो जो मैंने फॉरेन सिक्योरिटी परचेज करी, चाहे फॉरेन शेयर्स, चाहे फॉरेन जो मैंने डिबेंचर्स परचेज करे, तो उनका पैसा जो रिटर्न आएगा मेरे पास में, इंटरेस्ट और डिविडेंड और रिडम्पशन अमाउंट, वो पैसा भले ही मेरे पास इंडियन रुपीज में आ रहा है, ठीक है, वो पैसा भले ही मेरे पास इंडियन रुपीज में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वाली सिक्योरिटीज भी हम फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे। तो फेमा क्या बोलता है कि सिर्फ वही सिक्योरिटीज नहीं है जिसमें आपने पैसा भी लगाया फॉरेन करेंसी में और पैसा वापस ही फॉरेन करेंसी में आएगा, वो तो है ही है, वो तो नॉर्मल सी बात है। पर अगर आपने मान लो फॉरेन कंपनी के शेयर, डिबेंचर वगैरह परचेज किए, बट वो कंपनी आपको जो रिटर्न दे रही है वो चाहे आपकी करेंसी में दे रही है, चाहे वो आईएनआर में दे रही है, बट फिर भी है तो वो फॉरेन सिक्योरिटी ही। तो इस चीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रिटर्न हमारे पास आईएनआर में आया, रिटर्न आईएनआर में आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली है तो वो कौन सी ही सिक्योरिटी है, तो वो फॉरेन सिक्योरिटी। ठीक है, और देखो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि ट्रांसफर और इशू ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, अब क्योंकि फॉरेन सिक्योरिटी में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब चीजें आ रही है ना, ठीक है, तो ये एक कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम फॉरेन सिक्योरिटी में डील करते हैं, ठीक है, अगर हम फॉरेन सिक्योरिटी में डील करते हैं तो वो हमारे लिए कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अगर आपने असेट्स खरीदे, फॉरेन सिक्योरिटी परचेज करी, दैट मीन्स आप असेट कर रहे हो ना परचेज, असेट ही तो हो गया इन्वेस्टमेंट वो आपके लिए। तो असेट में चेंज आया या लाइबिलिटी में चेंज आया, अभी हम पढ़कर आए, वो कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेन सिक्योरिटी क्या होती है, और फॉरेन सिक्योरिटी का अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांसफर वगैरह, सेल वगैरह, तो वो कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपना सिंपल हो गया फॉरेन सिक्योरिटी। इसमें आपको ये मेनली ध्यान रखना है कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इन दोनों की, कि भाई अपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं एंड देन अपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो देखो, करंट अकाउंट डेफिनेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया था, है ना। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होते, सिंपल। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन से मैंने बताया आपको, जो असेट और लाइबिलिटीज को चेंज कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब करंट अकाउंट जो होंगे वो असेट और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट
नहीं करेंगे। ये तो होंगे ऐसे ट्रांजैक्शंस जो असेट्स और लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, वो ट्रांजैक्शंस कौन से हो जाएंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बताया है इसने कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। सबसे पहले पेमेंट्स ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड के चलते आपने कोई पेमेंट किया या अदर करंट बिजनेस के चलते, मतलब डे टू डे। ठीक है, आपको जो यहाँ पे कीवर्ड याद रखना है वो क्या याद रखना है? डे टू डे, है ना। आपने क्या किया? कोई फॉरेन ट्रेड किया, कोई करंट बिजनेस, सर्विस, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आप चीजें कर रहे हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में। ठीक है, जैसे अभी आपको याद होगा, अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया था किसका? एक सेकेंड, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया था कि एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वो एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से क्या ले रहा है? मतलब गुड्स इंपोर्ट करवा रहा है या रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करवा रहा है, और बदले में वो उसको क्या दे रहा है? पेमेंट। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा माना जाएगा? ये ट्रांजैक्शन माना जाएगा अपना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगेन कोई लेट्स से कंपनी है जो कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंडिया में, है ना, ये इंडियन कंपनी है, कंपनी इन इंडिया जो कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी है टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसने सर्विसेज प्रोवाइड करी टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और इस पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ने ऑब्वियस सी बात है अपनी जो कंपनी होगी उसको पेमेंट किया होगा वो सर्विसेज के चलते। ठीक है, सो अगेन ये ट्रांजैक्शन भी आपका कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? ये ट्रांजैक्शन भी आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब डे टू डे में हमने जो काम किया, ठीक है, अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने जो काम किया, वो सब ट्रांजैक्शंस आपके किस में आ जाएंगे? वो सब ट्रांजैक्शंस आपके आ जाएंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपना पॉइंट है पेमेंट्स ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यानी ऐसे पेमेंट्स जो कि कौन से वाले पेमेंट्स है? इंटरेस्ट ऑन लोन या नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कैसे वाले हैं आपके? इंटरेस्ट ऑन लोन्स या फिर नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अगर हम इसका अगेन एग्जाम्पल लें तो देखो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे लेट्स से अगेन यहाँ पे मान लो कि कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। कौन है? कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, उसने यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी फॉरेन बैंक से लोन लिया था, ठीक है, अब ये जो पर्सन है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी तो जाएगा लोन के ऊपर। तो जो इंटरेस्ट है, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट कौन सा ट्रांजैक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये लोन वाला, याद रखना, ये लोन वाला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोन वोन लेना तो किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में, बट जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट किस में आएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट किस में आएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और लोन वाला कंपोनेंट कहां पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में साफ साफ लिख देना कि सिर्फ इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट को हमें लेना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले, ठीक है, जैसे मान लो कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उसने फॉरेन में, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट किया, और उसको इससे क्या मिला? लेट्स से रिटर्न मिला। हम जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं उससे रिटर्न मिला। लेट्स से हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था तो हमें डिविडेंड वगैरह कुछ मिला, या बॉन्ड्स में हमने किया था तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो रिटर्न रिसीव्ड। तो अगेन ये जो है, ये रिटर्न रिसीव्ड, ये भी किस में आएगा? ये भी आएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट अगेन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बिकॉज उसकी वजह से असेट चेंज हुआ। लेकिन जो रिटर्न हमें मिला, नेट इनकम, वो किस में आएगी? वो अपने आएगी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है इस डेफिनेशन में। चलो अब देख लो यहाँ पे क्या बोला है, पेमेंट्स ड्यू एज
इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कौन से वाले पेमेंट है, ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यानी ये नहीं बोल रहा है कि लोन को भी ले लो करंट अकाउंट में, नहीं नहीं, लोन का सिर्फ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का सिर्फ क्या आएगा, नेट इनकम, है ना। नेक्स्ट आता है तो बहुत सिंपल सा है, रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड। मान लो कि कोई फादर है, लेट्स से कोई फादर है, इंडिया में रहते हैं और उसका जो सन है वो मान लो कनाडा गया है पढ़ाई करने के लिए। वो कहाँ गया है, वो कनाडा गया है पढ़ाई करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे रोड तो रहेगा नहीं, उसके हॉस्टल वगैरह के एक्सपेंसेस आएंगे, फूड वगैरह के एक्सपेंसेस आएंगे, तो बेसिकली उसके लिविंग एक्सपेंसेस आएंगे अगर वो बाहर गया है तो अब अगर ये फादर यहाँ से मतलब इंडिया से उसको पेमेंट कर रहे हैं उसके लिविंग एक्सपेंसेस का, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके लिविंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं वो फादर, तो ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो रेमिटेंस मतलब, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि इंडिया से हम कोई पैसा बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं। रेमिटेंस का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, एक पैसे को मतलब पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। और यहाँ पे फेमा में अगर हम बात करें तो अब एक जगह से दूसरी जगह जो है बेसिकली वो कंट्री टू कंट्री होता है, बिकॉज हम यहाँ पे दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो जैसे फादर कहाँ के हैं, इंडिया के, और ये सन कहाँ पर रहता है, कनाडा, तो इंडिया से कनाडा हमने ट्रांसफर किया तो उसे हम बोलेंगे रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस, इंडिया से पैसा रेमिट होकर बाहर गया, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स, स्पाउस, मान लो कोई हस्बैंड है उसकी जो वाइफ है वो बाहर रहती है, वो उसको पैसा भिजवा रहा है जो भी है, या चिल्ड्रन आपके बाहर रहते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बोला है, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन, मैंने आपको एग्जांपल पहले दी थी था, फॉरेन ट्रैवल, आप ट्रैवल वगैरह करते हो, तो ट्रैवल वगैरह करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पैसे वैसे तो लेके जाने ही पड़ेंगे ना बाहर, तो फॉरेन ट्रैवल, या इवन आप एजुकेशन पर्पज के लिए बाहर जाते हो, पढ़ाई के लिए आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी चाहिए, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन, मान लो कि जैसे कोई आपकी फैमिली में बीमार है, उसका ट्रीटमेंट हम इंडिया के बाहर करवा रहे हैं, तो इंडिया से कोई पर्सन पैसे भिजवा रहा है इंडिया के बाहर, है ना, मेडिकल केयर वगैरह के लिए, चाहे पेरेंट्स का हो, स्पाउस का हो, चिल्ड्रन का हो, तो ये सब ट्रांजैक्शंस कौन से माने जाएंगे, ये सब ट्रांजैक्शंस आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे। क्लियर है, चलो अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मींस ट्रांजैक्शंस व्हिच ऑल्टर्स द असेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि आपके असेट या आपकी लायबिलिटीज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आपके असेट्स या लायबिलिटीज को ऑल्टर कर रहे हैं, और उसमें भी क्या बोला, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को भी चेंज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, असेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी ऑल्टर हो रही हैं आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और असेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब एक बार इसको ना आप लोग यहां पे देख लो, ठीक है, एक सेकेंड देखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि ऑल्टर कर रहे हैं, क्या ऑल्टर कर रहे हैं, असेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये भी हमने डिस्कस किया, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज आ रहा है, और कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी आपकी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। कंटिंजेंट तो समझते ही हो, आपकी फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई इवेंट है वो होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या बोला है पे, दो चीजें ध्यान से सुनना, असेट्स और लायबिलिटीज इंपैक्ट हो रही हैं, असेट्स और लायबिलिटीज ऑल्टर हो रही हैं आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब दोनों केस में, मतलब अगर आप एक बात सोचो, कोई इंडिया का पर्सन है और वो इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो क्या वो फेमा में आएगा, नो। इसका मतलब एक पर्सन इंडिया का होना चाहिए और एक कुछ सिचुएशन इंडिया के बाहर की कंट्री की भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की प्रॉपर्टी है पर कहाँ, इंडिया के बाहर, उसमें चेंज आ रहा है, और या फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन बाहर का है पर उसकी प्रॉपर्टी या असेट या लायबिलिटी व्हाटएवर वो कहां पर है, इंडिया में, यानी एक चीज इंडिया के बाहर की होगी और एक इंडिया की होगी, ऑब्वियसली बात, तभी तो फेमा एप्लीकेबल होगा, है ना। तो ट्रांजैक्शंस दैट ऑल्टर असेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर किसके असेट्स और लायबिलिटीज चेंज हो रहे हैं, जो इंडिया का रेसिडेंट है, उल्टा कर देना, और इंडिया में किसके चेंज हो रहे हैं, जो इंडिया के बाहर का रेसिडेंट है, एंड इंक्लूड ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6(3), अभी हम पढ़ेंगे इसको। एग्जाम्पल देख लो, कोई इंडियन पार्टी है, मान लो इंडिया का कोई पर्सन है, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट करा है इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन एंटिटी,
ये भी अभी हमने फॉरेन सिक्योरिटी की बात की थी, तो वही तो चीज है। ठीक है, तो अब देखो ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, और ये क्योंकि फॉरेन एंटिटी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसका असेट चेंज हुआ आउटसाइड इंडिया। ये तो ऊपर बात बोली थी कि इसका असेट देखो कहां पर चेंज हुआ, पीआरआई का असेट कहां पे चेंज हुआ, आउटसाइड इंडिया। या फिर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, उसने इंडिया के बाहर मान लो यूएस में कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करी, तो अगेन उसका असेट चेंज हुआ, पीआरआई का असेट चेंज हुआ इंडिया के बाहर, है ना। या फिर उल्टा भी हो सकता है, मान लो कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो इंडिया के बाहर का पर्सन, बट वो लोन ले रहा है किससे, इंडियन बैंक से, तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये उसकी हो गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो हो गई उसके लिए, और क्योंकि उसने इंडियन बैंक से लोन लिया है तो उसकी लाइबिलिटी वगैरह जो है वो कहां पर इंपैक्ट हो रही है, इंडिया में, मतलब इंडिया में उसने लोन लिया है, बेसिकली इंडियन बैंक से लोन लिया है, तो इन्वॉल्वमेंट आ गया कि नहीं आ गया। तो ये अपने क्या हो गए मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो अब हमने डेफिनेशन तो डिस्कस कर ली, अब इसके बाद में हम लोग जो है अपना प्रॉपर सेक्शन वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब आप लोग इसमें लिखना स्टार्ट करो। देखो अपने दो जो ट्रांजैक्शन थे, करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसमें मैं आपका लिख लेती हूं, रुको यहां नहीं लिखते हम लोग, सबसे पहले हम इसको यहां पे लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस देखनी है दोनों की, डेफिनेशंस ऑफ कट एंड कैट। ठीक है, इसके लिए आप रेफर करोगे पीडीएफ। ठीक है, चलो इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब इसमें आप लोग सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो, एक काम करो यहां पे लिखो कट और यहां पे लिखो कैट। ठीक है, ब्रैकेट में आप एक चीज लिखो या एरो करके आप एक चीज लिखो, परमिटेड, परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहाइबिटेड। और कैपिटल अकाउंट में लिखो प्रोहाइबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। प्रोहाइबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। अब आप ये दो चीजें याद रखनी है। देखो जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है वो नॉर्मल डे टू डे वाले ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शंस बाय डिफॉल्ट परमिटेड है, ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहाइबिटेड। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तो वो अलाउड है, जब तक स्पेसिफिकली हमने मना नहीं करा कि ये वाले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मत करना, ठीक है, उसके अलावा बाकी सब अलाउड है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है जनरली, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड होते हैं अनलेस हम उनको स्पेसिफिकली मना कर दे कि ये काम नहीं करना। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं प्रोहाइबिटेड, कि नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से देखो असेट या लायबिलिटीज इंपैक्ट हो रहे, तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, तो उसके लिए स्पेसिफिकली अलाउ किया गया है कि हाँ आप ये कर सकते हो तो आप कर सकते हो, वरना नॉर्मली हमें क्या मानना है कि हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आप लोगों की, आप लोगों के लिए अगर आप सोचो अपने लाइफ में, तो अगर आप कोचिंग जा रहे हो अपने फ्रेंड से, मान लो डाउट्स वाउट्स पूछ रहे हो या मिल रहे हो कुछ डाउट्स डिस्कस करने के लिए, ये सारी चीजें अलाउड है ना आपके लिए। अब एक बात बताओ, डेली अगर आप कोचिंग जा रहे हो और 10-15 मिनट आप अपने फ्रेंड से बात करके थोड़ा सा, ठीक है, आधा घंटा आप मान लो एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो, तो वो चीज अलाउड है ना। ठीक है, बार बार क्या हमें फोन करके पूछना है कि मम्मी आज मैं आधा घंटा लेट आ जाऊं क्या, ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप वो चीज नहीं करोगे तो वो अलाउड है। लेकिन मम्मी ने अगर साफ साफ फोन करके बोल दी कि भाई तेरी छुट्टी 4 बजे होती है ना, तो मुझे 4-5 पे घर चाहिए, तो मतलब मना कर दिया तब नहीं कर सकते, नॉर्मली कर सकते हो। अच्छा अब आप ये बोलो कि हम डेली जो है ना 2 से 4 घंटे पार्टी करेंगे कोचिंग खत्म होने के बाद में, क्या वो चीज अलाउड है, नहीं, वो चीज बाय डिफॉल्ट क्या है, प्रोहाइबिटेड। किसी दिन मम्मी ने बोल दिया हाँ ठीक है एक दिन कटेगा, तेरा बर्थडे है, तेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तब आप कर सकते हो, मतलब बाय डिफॉल्ट कोई चीज प्रोहाइबिटेड है, पार्टी नहीं करनी, एग्जाम्स है, ठीक है, बट अगर परमिशन मिल गई तो आप कर सकते हो, तो वही चीज है यहाँ पे। तो ये हो गए अपने ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि नॉर्मली आप मत सोचो करने के बारे में, अगर आपको परमिशन मिल गई है तो ही करना। करंट अकाउंट में मतलब नॉर्मली अलाउड है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको साफ साफ मना कर दिया तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अपने हो गए कट और कैट। ठीक है,
अब हम इसके बाद में स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रॉपर सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। सबसे पहले अपने पास में है सेक्शन 5। सेक्शन 5 है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 5 है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, कट। अच्छा, मीनिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मीनिंग या डेफिनेशन जो भी है उसको तो हमें पीडीएफ से करना है। ओके, अब इसके बाद में आप लोग इसमें लिखना स्टार्ट करोगे सेक्शन 5 में। लिखो सेक्शन 5। सेक्शन 5 allows any person to sell or draw foreign exchange to or from any authorized person if such sale or drawal is a current account transaction. However, if CG thinks fit in public interest may impose restrictions in consultation with RBI. ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, क्या बोला कि सेक्शन 5 जो है ना, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली तो अलाउड है, अलाउ करता है किसी भी पर्सन को कि आप फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, यानी फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली डील कर सकते हो। ठीक है, किससे? ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने सेक्शन 3 में कल ही बात कर ली थी कि आप ऐसे मत करना कि पेड़ के पीछे छुप के जाके ट्रांजैक्शन कर लिया बिना एपी को इन्वॉल्व करे, नहीं। फॉरेन एक्सचेंज आपको चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए तो एपी का इन्वॉल्वमेंट, ऑथराइज पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी ऑथराइज पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हो, जैसे मान लो आपको आईएनआर को कन्वर्ट करना है किसमें, डॉलर में, तो वो सारी चीजें, यानी कैसे भी करके आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हो ऑथराइज पर्सन के साथ में, अगर जो हम फॉरेन एक्सचेंज ले रहे हैं या दे रहे हैं ऑथराइज पर्सन को, वो किस ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा है, करंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना, जैसे मान लो आपको ट्रैवल करना है, आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, तो आप जाकर क्या बैंक को बोल सकते हो और वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा आईएनआर टू डॉलर, जो भी करेंसी है, बिल्कुल। तो वो आप कर सकते हो। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, आपको फॉरेन ट्रेड के लिए चाहिए, तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक तो ये है, पर अगर मान लो आगे जाके सीजी को दौरे पड़े कभी भी, है ना, और सीजी को लगा कि नहीं नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में हमें किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, तो हम लगा देंगे। किससे पूछकर? ऑब्वियसली आरबीआई से, बिकॉज रेगुलेट तो वही कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में आप इसकी हेडिंग बनाओ नेक्स्ट, एज पर फेम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन rules 2000, as per FEM current account transaction rules 2000। अब इसमें आप 3 पार्ट्स बनाओ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, some current account transactions are prohibited। सेकेंड पॉइंट लिखो, some current account transactions require CG approval। एंड थर्ड लिखो, some current account transactions require prior RBI approval। ठीक है, अब इन तीनों के नीचे आप लिखो, ये जो फर्स्ट वाला है इसका है रूल 3 शेड्यूल 1, रूल 3 एंड शेड्यूल 1। सेकेंड लिखो रूल 4 एंड शेड्यूल 2, और थर्ड लिखो रूल 5 एंड शेड्यूल 3। ठीक है, देखो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि अपने, अब यहाँ पे देखो ऑब्वियस सी बात है, फेमा हम एक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ, जैसे आपको कंपनीज एक्ट याद होगा, वहां पर आपको याद होगा कंपनीज एक्ट में भी हम अलग अलग जगह पे रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है।
तो वैसे यहाँ पर भी हमें कुछ कुछ जगह पे रूल, जैसे अभी हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के टाइम पे हमें कौन से रूल्स पढ़ने हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना होगा? वहां पे रेगुलेशन, ठीक है। तो रूल्स कौन देता है? सीजी। रेगुलेशन किसने दिए हैं? यहाँ पे आरबीआई, ठीक है। तो वो हमें फेमा कि प्रोविजन मतलब सेक्शन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि रूल्स कौन सा है। अब देखो यहाँ पे ये समरी है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया ना आपको, ये समरी है। देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बैंड आप नहीं कर सकते, मतलब ये प्रोहाइबिटेड है, नो, करना ही नहीं है, ठीक है। वो कहां पर गिवन है, मतलब ये चीज कहां पर बोली है कि कुछ आपके अकाउंट ट्रांजैक्शन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो आप नहीं कर सकते, ये बोला गया रूल नंबर 3 में। और जो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कहां पे दी हुई है? शेड्यूल 1 में, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनके लिए आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये कहां पे लिखा हुआ है? रूल 4 में। ट्रांजैक्शन कहां पर है? शेड्यूल 2 में। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। इसका है रूल 5 और ट्रांजैक्शन है शेड्यूल 3, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपका जो स्टडी मैट है उसमें इन्होंने बहुत ही मतलब लिमिटेड सा कंटेंट डाल रखा है, आधा अधूरा सा डाल रखा है, कुछ चीजें दी है फिर कुछ चीजें गायब कर दी है, ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल में तो आपको ये सब चीजें नहीं बताई हुई है। मेजरली देखो, जो सेकंड वाला है वो तो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो अपने सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड वाला अपने सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। जो फर्स्ट वाला है कि कुछ ट्रांजैक्शंस प्रोहाइबिटेड है, ठीक है, वैसे तो ये आपके स्टडी मैट में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप एक बार मतलब थोड़ा सा बस रीडिंग कर लेना कि आपको एक बार बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा ये ट्रांजैक्शंस हैं जो कि प्रोहाइबिटेड होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लो ऊपर ऊपर से, है ना। तो ये 3 कैटेगरीज में हमें इसको यहाँ पे देखना है। चलो, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अपना सेकेंड वाला है जहाँ पे सीजी की अप्रूवल चाहिए, मैं पढ़ना नहीं है, बट अगर आप चाहो तो एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे अपना कल्चरल टूर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया प्रिंट मीडिया में, तो ये कुछ कुछ ऐसे शेड्यूल 2 में लिस्ट गिवन है, ठीक है। ये सब चीजों के लिए आपको पहले किससे पूछना पड़ेगा? सीजी से, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आप यहाँ पे सबसे पहले जो है हेडिंग बनाओगे रूल 3 की। एक काम करो, हमने इसको नंबरिंग करी है ना 1 2 3, हाँ, तो अब इसको आप 1 कर लो। रूल 3 की हेडिंग बनाओ, रूल 3 एंड शेड्यूल 1। रूल 3 एंड शेड्यूल 1, इसमें आप लोग लिखो पॉइंट नंबर 1, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल टू, हाईलाइट करके लिखना, नेपाल स्लैश भूटान और ट्रांजैक्शंस विद नेपाल स्लैश भूटान। एक काम करो, इसको कॉमन करके ही लिख लो, ट्रैवल टू और ट्रांजैक्शन विद नेपाल स्लैश भूटान, ठीक है। और इसके बाद में सेकेंड पॉइंट लिखो, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और यहां पे जो हमने हेडिंग लिखी है उसमें आप एक चीज लिख लो, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर फॉलोइंग इज प्रोहाइबिटेड। अब सुनो ध्यान से, अभी हमने ऊपर क्या बात की, रूल 3 और शेड्यूल 1 में अपने ऐसे ट्रांजैक्शंस आएंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जिनके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज पर्सन से ड्रॉ ले सकते हो या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। तो कौन से ट्रांजैक्शंस हैं? कुछ ट्रांजैक्शंस तो ऐसे हैं जो कि शेड्यूल 1 में गिवन है, जो अभी हम एक बार बस रीडिंग कर लेंगे उसकी। और किसके लिए? ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रैवल टू और ट्रांजैक्शन विद नेपाल और भूटान, यानी अगर आपको नेपाल या भूटान में ट्रैवल करना है, ठीक है, या फिर आपको नेपाल या भूटान के साथ
कोई ट्रांजैक्शन करने हैं तो उसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, देखो इसका रीजन ये है, नेपाल और भूटान में जो अपना इंडियन रुपीज है, आईएनआर है, वो एक्सेप्ट होता है और इजीली कन्वर्ट होता है। तो वहां पर आप मतलब उन्होंने बेसिकली एक्सेप्टेंस जो है वो कर रखा है कि हाँ यहाँ पे आईएनआर वगैरह जो है वो इक्वलेंट माना जाएगा, तो वो इजीली यूज हो रहा है, इजीली कन्वर्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब इंडियन रुपीज ही वहां पे चल रहे हैं, आप इजीली उसमें डील कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, या इक्विवेलेंट ही माना हुआ है उस चीज को। तो जब काम हमारा आईएनआर से ही हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज लेने की, कि उनकी करेंसी कि हमें जरूरत ही नहीं है बेसिकली, जब अपना आईएनआर ही वहां पे चल जाएगा तो ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, नेपाल और भूटान में आईएनआर इज फ्रीली एक्सेप्टेबल, फ्रीली कन्वर्टेबल, अलाउड है सब कुछ, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट ही ट्रीट करते हैं उसको अपने करेंसी के। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, जब आईएनआर में काम हो सकता है तो हमारे पास ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज की कमी है ना, तो जब कमी है तो हमें क्यों यूज करना है ऐसी जगह पे जहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना। तो इसीलिए नेपाल भूटान के लिए आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, भले आप वहां पे ट्रैवल करने गए हो या आप उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हो, आईएनआर में काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला है आपका, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन। शेड्यूल 1 वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली अपने शेड्यूल 1 वाले ट्रांजैक्शन है, जिसको आपको ओनली एक बार रीड कर लेना है, एक बार आपके माइंड में होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। मान लो बाय चांस आपसे पूछ ले, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है फेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है जो कि अपने पूरे फेमा में काम आएगी। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ऐसा नहीं है बहुत सारा है, हमारे पास लिमिटेड फॉरेक्स रिजर्व्स है, आपको पता है, ठीक है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है उसको ऐसी जगह पे यूज नहीं करना है जो चीजें गलत है। तो अब आप दो तीन कीवर्ड्स याद कर लो, जैसे एक चीज आप याद कर लो, जैसे अपना बेटिंग हो गया, ठीक है, गैम्बलिंग हो गया, या लक बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है लाइक कसिनोज वगैरह जहां पे लक के बेसिस पे आप जीत सकते हो, या स्पेक्यूलेशन वगैरह वाली चीजें हो गई, है ना, स्पेक्यूलेशन वाली ट्रेडिंग वगैरह, ये सब चीजें हो गई। तो ये सब चीजों के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखो बेसिकली इसमें क्या बोला है, सबसे पहले रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स। देखो कोई पर्सन है, मान लो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसने इंडिया में कोई लॉटरी जो है वो लगाई और वो जीत गया, तो उसकी लॉटरी विनिंग्स हो गई। अब वो ये चाह रहा है कि वो ये लॉटरी का पैसा कहां पर जो है वो लेकर जाए, उसको फॉरेक्स में चेंज करके इंडिया के बाहर। तो क्या वो ये काम कर सकता है, क्या वो रेमिट कर सकता है लॉटरी से विन किया हुआ पैसा, नहीं, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया लॉटरी वॉटरी जो होती है, स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी, बेटिंग, गैम्बलिंग या लक बेस्ड एक्टिविटी, ये सब जो है वो अलाउड नहीं है फेमा में, ठीक है। तो अगर आपने लॉटरी से कोई पैसा कमाया है तो आप उसको इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते हो। नेक्स्ट है, तो ये हो गया फर्स्ट अपना लॉटरी विनिंग्स। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग या राइडिंग और एनी अदर हॉबी, मतलब अगेन हॉर्स रेसिंग वगैरह होती है, राइडिंग होती है, ठीक है, हॉबीज वगैरह। तो यहाँ पर भी ठीक है, लक के बेस पे आपके पास पैसा आ गया, हॉर्स रेसिंग, हॉर्स राइडिंग करके जो आपके पास पैसा आ गया, अगेन ये सब एक्टिविटीज का जो पैसा है वो आप इंडिया के बाहर रेमिट नहीं कर सकते हो, इंडिया के बाहर लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। हमारे पास वैसे ही कमी है, अब ऐसी एक्टिविटीज के लिए तुम्हें हम और पैसा दें फालतू का, वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है वही है रेमिटेंस फॉर परचेज। अभी हम बाहर पैसा दे रहे हैं ताकि हम उस पैसे से क्या परचेज करें, लॉटरी की टिकट्स, या हम उस पैसे से बैंड या प्रेस्क्राइब मैगजीन्स वगैरह परचेज करें, फुटबॉल पूल, स्वीप स्टिक्स। देखो ये सब भी अगेन कैसी चीजें हैं जो कौन सी वाली होती है, लक बेस्ड, ठीक है, या फिर ऐसी चीजें होती है जो इलीगल, जैसे बैंड मैगजीन्स है। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ मैगजीन्स को बैन कर रखा है बेसिकली, क्योंकि भाई उसमें स्पेक्यूलेशन वगैरह ज्यादा होता है, बेटिंग वाली एक्टिविटीज आपको पता है बैंड ही होती है ना। तो अगर लॉटरी टिकट्स आपको परचेज करनी है या बैंड मैगजीन्स जो बैन कर रखी है गवर्नमेंट ने, उनको परचेज करने के लिए तो आपको ऑब्वियस सी बात है पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इनको परचेज करने के लिए पैसा बाहर रेमिट कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नाम नाम बस आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो क्या बोला है, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स और होली ओन्ड सब्सिडरीज अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। अब देखो बेसिकली ये आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे लेट्स से कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, ठीक है, कि कोई इंडियन एक्सपोर्टर है। अब वो इंडियन एक्सपोर्टर है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास में हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज होगा,
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब वो क्या यहाँ पे स्मार्टनेस कर रहा है, वो ये जो फॉरेन एक्सचेंज उसके पास एक्सपोर्ट से आई है ना, इसको वो कैसे कर देता है, इसको वो यूज कर रहा है, इस पैसे को वो यूज कर रहा है कमीशन पे करने के लिए। इस पैसे को वो यूज कर रहा है कमीशन पे करने के लिए, मान लो किसी एजेंट वगैरह को, ताकि उसके हेल्प से वो फॉरेन में क्या सेट कर पाए, ताकि उसके हेल्प से वो फॉरेन में जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी सेट कर पाए, जो कि किसकी है? इस इंडियन एक्सपोर्टर की है। मतलब कोई इंडियन कंपनी है, अब इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर अपनी क्या सेटअप करना चाहती है? जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं ना कि ये उसका इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो अब वो यहाँ पे देखो कितना स्मार्टली प्ले कर रहा है, एक्सपोर्ट का पैसा है, एक्सपोर्ट का पैसा उसने कैसे दिखा दिया कि भाई मैं तो उस पैसे को एज अ कमीशन दे रहा हूं इस बंदे को। पर आपको ये नहीं दिख रहा कि वो उसको जो कमीशन दे रहा है, अल्टीमेटली वो कमीशन जो दे रहा है तो वो उसको यूज कहाँ पे कर रहा है, किस पर्पस के लिए कमीशन दे रहा है, ताकि उसका बाहर इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके। तो अल्टीमेटली एक तरीके से एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया ना। तो आप अपने एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स को डिस्गाइज कर रहे हो, एक तरीके से छुपा के आप उसको अल्टीमेटली कहाँ पे यूज कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपने सब चीजों को मिक्स कर दिया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो आप ये वाली कमीशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जेवी या होली ओन सब्सिडरीज, यानी आपने आपके जो एक्सपोर्ट्स का पैसा है उसको ऐसे नहीं दिखाया कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हमने दिखाया कैसे? कमीशन दी है हमने तो। बट इनडायरेक्टली आप एक चीज देखो, आप उसका यूज किस में कर रहे हो? इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो आपने दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया, और हमें मतलब गवर्नमेंट को, आरबीआई को बेवकूफ बनाना चाहते हो आप, तो वो चीज अलाउड नहीं होगी, ठीक है। सो आप ये कमीशन पे नहीं कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर द रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू, देखो पहले यहां तक देखो। अब यहाँ पे आपको एक चीज बोली है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। अब जो ये रुपी स्टेट क्रेडिट रूट होता है, ये क्या होता है? आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट का मतलब ये कि जो अपनी गवर्नमेंट होती है ना, कभी कभी आपको पता है जैसे हमें एक्सपोर्ट्स तो प्रमोट करना है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट के साथ में अरेंजमेंट्स कर लेती है, ठीक है, कि वो उनको क्रेडिट देगी कि भाई हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सामान खरीदे हमसे, और अगर उनके पास पैसे की कमी है जो भी है, हम उनको बेसिकली बेनिफिट दे रहे हैं, हम उनको जो है वो क्या दे रहे हैं? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रुपीज में, है ना, कि अब हमसे क्या कर लो? क्रेडिट पे ले लो एक तरीके से। तो ताकि क्यों किया जा रहा है ये? ताकि अपने एक्सपोर्ट्स, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट है बेसिकली, कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट सामने वाली जो अलग अलग कंट्रीज से अरेंजमेंट कर लेती है कि भाई आपको अभी प्रॉब्लम है, आप तो हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो, हम आपको बेनिफिट देंगे, बस आप तो मतलब बेसिकली हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होता रहे और वो हमसे परचेज करते रहे। तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में अरेंजमेंट कर दिया। तो अब आप एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट खुद ही अरेंजमेंट करके इतना बेनिफिट आपको दे रही है, गवर्नमेंट ने खुद ही एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अरेंजमेंट करा है, तो गवर्नमेंट ने खुद आपके लिए इजी कर दिया ना, एक्सपोर्टर्स के लिए इजी हो गया ना, वो इजीली एक्सपोर्ट कर लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने हेल्प कर दी। अब आप उसी ट्रांजैक्शन के लिए क्या बोल रहे हो कि नहीं हम तो कमीशन और देंगे, कि भाई हमसे कोई सामान ले रहा है तो हम तो कमीशन और देंगे उस बेसिस पे। जब गवर्नमेंट ऑलरेडी बेनिफिट देके बैठी है तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन पे करने की क्या जरूरत है? तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि जहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फैसिलिटेट कर रखा है चीजों को, वहां पर अब आप एक्स्ट्रा कमीशन पे करोगे, कोई सेंस नहीं बनता, नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, देखो टी और टबैको बहुत पुराने हम कह सकते हैं ट्रेडिंग आइटम्स हैं, तो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, तो उसको बेसिकली प्रमोट करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए एक हल्का सा कमीशन अलाउ कर रखा है अप टू 10%, ठीक है। तो टी और टबैको के लिए 10% का कमीशन पे किया जा सकता है, उसके अलावा और किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स के लिए जहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट है, नहीं किया जा सकता कमीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन। अब कॉल बैक सर्विस बेसिकली क्या होती है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो कोई इंडियन कंपनी है, मान लो कोई इंडियन कंपनी है, अब ये जो इंडियन कंपनी है नॉर्मली, या कोई भी पर्सन आप सोच लो जो कि इंडिया का रेसिडेंट है, अब अगर हम लोग इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं, अगर हम लोग इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं तो वो इंटरनेशनल कॉल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं ना,
होते हैं। तो अब क्या है इसके लिए एक अलग से अलग अलग मतलब मान लो आप इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, अलग अलग क्या बोला, इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जो कि ये काम करती है। तो अब क्या होता है कि अब ये जो इंडियन कंपनी है ना, ये उसको कमीशन पे करेगी, ये कमीशन पे करेगी किसको, इंटरनेशनल एजेंसीज को। अब ये लोग क्या करेंगे, कॉल बैक, जैसे मान लो मैंने डायरेक्टली, मुझे यहाँ पे इंटरनेशनली मेरा कोई फ्रेंड है, लेट्स से मिस्टर वाई, मुझे मान लो इससे बात करनी है वाई से, तो अब मैं डायरेक्टली इसको कॉल करूंगी तो मेरा बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल महंगा होता है। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका निकाला, इसके लिए मैंने तरीका निकाला कि मैं वाई को फोन नहीं करूंगी, मैं पहले किसको कॉल करूंगी, उस एजेंसी को, ठीक है। अब एजेंसी वाई के साथ कनेक्ट करके एजेंसी मेरा फोन काट देगी, मतलब जो मेरी साइड से फोन गया है ना, वो एजेंसी वो फोन काट देगी, मतलब मेरा पैसा यहाँ पे जो ज्यादा लगता है वो नहीं लगेगा। तो अब मैं बात कैसे करूंगी, एजेंसी वाई से कनेक्ट करके मुझे कॉल बैक करेगी, मतलब मैं इंटरनेशनल कॉल करना चाहती हूँ, बट वो होगा कैसे कि मुझे, जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, मान लो कोई ऐसे कंजूस आपका फ्रेंड नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं होता, बात आपको करनी है, आप मिस कॉल मारते हो, अभी तो नहीं होता आजकल के टाइम पे ऐसा, बट पहले याद करो जब अपने रिचार्ज वगैरह महंगे आते थे, है ना, तो उस टाइम पे हमें लिमिटेड सा ही मिलता था टॉक टाइम वगैरह, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो मिस कॉल ही मारते थे, है ना, कि 10 रुपए का रिचार्ज करा लिया, अब तो हम मिस कॉल मार के काम चलाएंगे, सामने वाला अपने आप कॉल बैक करेगा, वही सेम चीज है, क्योंकि हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है इंटरनेशनल कॉल करने में, तो हमें इस एजेंसी को बोल रहे हैं कि तुम हमसे थोड़ी सी कमीशन ले लो और हमें फ्री, मतलब फ्री नहीं सॉरी, कम रेट्स पे कॉलिंग करा लो। तो अब ये इंटरनेशनल जो एजेंसी है ये तुम्हें कॉल बैक कर लेगी, तो मान लेते हैं तुम्हारे 100 रुपए लगते, एग्जाम्पल, अब ये कॉल बैक कर रही है तो तुम्हारी जितने भी पैसे लगे कमीशन वगैरह वो लेट्स से 40 रुपए या 50 रुपए में काम हो गया, तो बेटर है कि नहीं, ठीक है, जिस कॉल के हमें 100 रुपए पे करने पड़ रहे हैं अभी वो हमारा कॉल 50 रुपए में हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन ये चीज बैन क्यों करी, मतलब ये इंटरनेशनल एजेंसी आपको कॉल बैक कर रही है, उससे कनेक्ट करवा रही है पर्सन से, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को दिक्कत ये आ रही है कि ऐसा करने की वजह से हमारी जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज है उनका तो लॉस होगा कि नहीं होगा, तो हमें तो अपनी कंपनीज को प्रमोट करना है ना, तो ऐसे तो उल्टी फुल्टी हरकतें करोगे, कॉल बैक सर्विसेज ले लोगी तो वो चीज सही नहीं है। अभी कॉल बैक सर्विसेज करने के लिए, कॉल बैक सर्विसेज करने के लिए हम तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज दें, मतलब हम दोनों साइड से लॉस खाएं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी हम तुम्हें दें, ठीक है, जो कि कम है, ताकि तुम ये कमीशन पे कर सको उसमें, और दूसरी चीज हम अपने टेलीकॉम सेक्टर का भी लॉस करवाएं, पागल हो गए हो। इसीलिए कॉल बैक सर्विसेज के लिए आपको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, और लास्ट क्या आ जाओ, लास्ट है रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट। क्या बोला, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट, ठीक है। अब देखो ये एक अकाउंट होता है, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनआरएसआर अकाउंट। एनआरएसआर अकाउंट बेसिकली, इसमें जो भी पैसा आता है वो पैसा आप इंडिया के बाहर लेके नहीं जा सकते, जो एनआरआईज वगैरह होते हैं ना अपने, तो एनआरआई वगैरह का ये इंडिया में एक अकाउंट ओपन होता है, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। ये अकाउंट में ऐसा होता है कि जो भी उनके पास में पैसा आ रहा है, ठीक है, इंडिया में, वो इसको इस अकाउंट में रख सकते हैं, पर ये अकाउंट का पैसा वो इंडिया से बाहर लेके नहीं जा सकते। इस अकाउंट के पैसे को उनको कहाँ पे ही यूज करना होता है, इंडिया में। जैसे लेट्स से किसी एनआरआई है, उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडियन कंपनी के शेयर में, अब उसको इंटरेस्ट मिला, ठीक है, मतलब बॉन्ड्स वगैरह में कर रखा है तो इंटरेस्ट वगैरह मिला या डिविडेंड वगैरह मिला व्हाटएवर, तो अब उस केस में क्या बोला कि जो भी उसकी इंटरेस्ट इनकम आई है उस एनआरआई की, वो पैसा उसने कहां पर रखा, एनआरएसआर में। तो अब वो उस पैसे को, वो जो उसकी इंटरेस्ट इनकम आई है, अगर वो एनआरएसआर अकाउंट में आई है तो वो उस पैसे को इंडिया के बाहर लेके नहीं जा सकता है, ठीक है, मतलब ये अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसका पैसा इंडिया में ही खर्च करना होता है, जिसका पैसा लेके जो भी इनकम वगैरह हुई है उसका पैसा इस अकाउंट में जाएगा, तो वो हम इंडिया से बाहर लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा है इस अकाउंट में तो आपको ऑब्वियस सी बात है इंडिया में यूज करना है, तो वो पैसा बाहर लेके नहीं जा सकते, इसीलिए उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट अगेन आप इसके नाम नाम याद कर लेना, ठीक है, बुक में तो आपको ये नहीं मिलेगा। चलो, तो ये तो अपना यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे शेड्यूल 1। अब इसके बाद में शेड्यूल 2 तो हमें पढ़ना ही नहीं है। अब हम आते हैं जो अपना रूल नंबर 5 है,
रूल नंबर 5 आपको याद होगा, जहां पे हमें प्रायर आरबीआई की अप्रूवल लेनी होती है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस होते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो विद इन द लिमिट होते हैं, मतलब कुछ लिमिट्स प्रेस्क्राइब है, अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर आप विद इन द लिमिट ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है ऑब्वियस। अगर आप लिमिट से एक्सीडिंग कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। इसमें भी दो कैटेगरीज है, एक इंडिविजुअल्स के लिए जो ट्रांजैक्शंस है उनकी क्या लिमिट है, वो अलग लिमिट है। इंडिविजुअल्स के अलावा जो पर्सन है लाइक कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स, इनके लिए अलग लिमिट है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो तो एक बार आप लोग हेडिंग बनाओ, रूल 5 शेड्यूल 3, रूल 5 शेड्यूल 3। ठीक है, चलो इसमें आप लोग लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एनी ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर शेड्यूल 3 purposes, schedule 3 purposes freely allowed up to limit, that is no RBI approval is required। ठीक है, और बियॉन्ड लिमिट प्रायर आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आप लोग हेडिंग बनाओ लिमिट। अब इंडिविजुअल्स के लिए अलग लिमिट है और अदर्स के लिए अलग लिमिट है, तो इसमें लिख लो पॉइंट नंबर ए, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, इसे हम बोलेंगे आर आई। ठीक है, और सेकेंड बनाओ फॉर अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, फॉर अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। अब जो अपना ये फर्स्ट वाला है इसको स्टार मार्क करो और इसमें लिखना स्टार्ट करो, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज allowed under LRS up to US डॉलर्स 2.5 लाख, up to US डॉलर्स 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर। इफ exceeds US डॉलर 2.5 लाख then prior RBI approval is required। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रूल नंबर 5 शेड्यूल नंबर 3। अब रूल 5 शेड्यूल 3 जो है बेसिकली वो आपको यहाँ पर क्या बोलता है, वो आपको ये बोलता है यहाँ पे कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है, तो अगर आप विद इन द लिमिट फॉरेन एक्सचेंज लेते हो, ठीक है, विद इन द लिमिट सारा काम करते हो, रेमिटेंस वगैरह करते हो, तो आपको बिना आरबीआई के अप्रूवल के वो हो जाएगा। और अगर आप वो ट्रांजैक्शंस में एक्सीडिंग द लिमिट काम करते हो तो आपको वो काम करने से पहले या ज्यादा एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज लेने से पहले आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या बोला, एनी ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर शेड्यूल 3 पर्पसेस। अभी क्या क्या पर्पसेस है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, वो अभी हम पढ़ लेंगे। तो शेड्यूल 3 में जो भी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट आपको गिवन है उनके लिए अगर आपको क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो अगर आपको अप टू लिमिट चाहिए तो वो फ्रीली अलाउड है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिमिट से ज्यादा चाहिए तो आपको प्रायर आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। विद इन द लिमिट नो आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब लिमिट्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल जो होते हैं उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है आर आई, उनके लिए अलग लिमिट है, और जो अदर देन आर आई है, ठीक है, जैसे कंपनीज वगैरह, उनके लिए आपकी अलग लिमिट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कितना फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अलाउड अंडर एलआरएस। नाउ व्हाट इज एलआरएस, एलआरएस का भी अपना आगे एक चैप्टर आएगा। ठीक है,
तो इसका नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। इसका मतलब ये एक स्कीम बनाई हुई है जिस स्कीम में फैसिलिटी दी हुई है किसको, आरआई को, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल को फैसिलिटी दी हुई है कि वो, देखो क्या है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस। लिबरलाइज्ड का मतलब है इजीली, बिना मतलब हम बहुत ज्यादा आपके ऊपर कोई अप्रूवल्स वगैरह और बहुत ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कंडीशंस वगैरह हम लोग नहीं लगा रहे, हम आपको एकदम लिबरल छूट दे रहे हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि आप अप टू $2.5 लाख, कितनी लिमिट है, अप टू $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर आप क्या कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो। मतलब आप उतना फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो और इंडिया के बाहर यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको फॉरेन ट्रैवल करना है तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे लेट्स से मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ये सारे फैसिलिटीज चाहिए, बाहर आपको स्टडीज वगैरह करने हैं, ठीक है, ये सब चीजें चाहिए। मान लो बाहर कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, ये सब कुछ प्राइवेट विजिट वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ ट्रांजैक्शन अभी हम पढ़ेंगे, वो ट्रांजैक्शन के लिए देखो हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिए होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप एक साल में कितना फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो, आप ले सकते हो अप टू $2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए नहीं है, 2.5 लाख $US है, जो कि सफिशियंट है। एक साल में अगर आपको इतनी की लिमिट मिल रही है तो ठीक है। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप ऐसा नहीं ले नहीं सकते, आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, वही तो हमने पढ़ा ऊपर कि अगर आप इससे ज्यादा लेते हो तो आपको प्रायर आरबीआई की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके एक ही साथ दो काम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक तो हमें शेड्यूल जो 3 पढ़ना है वो भी हो रहा है, और साथ में जो एक आपकी ना आपके जो स्टडी मैट है, स्टडी मैट की यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, कौन सी, एलआरएस, उसमें भी हमें ये वाले दोनों टॉपिक सेम पढ़ने हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि ये जो लिमिट्स वगैरह है ये एलआरएस में भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लिख भी लिया ना कि एलआरएस के साथ कनेक्ट कर रखा है इसको, तो आप ये मानो कि यहाँ पे पढ़ के आपका यूनिट 4 का भी काम हो जाएगा। बट एक चीज सुनो, आपके स्टडी मैट में यूनिट 4 है, बट क्योंकि देखो ये कनेक्टेड ही है इस वाले चैप्टर से, तो हम सीक्वेंस चेंज करेंगे, हम एलआरएस को इस वाले यूनिट के बाद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो सो आप ये मानो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे यूनिट 2 में जब मैं आपको एलआरएस पढ़ाऊंगी तब मैं वापस से नहीं लिखवाऊंगी, तब मैं आपको रेफर करवा दूंगी, ठीक है, सिंपल सी चीज है। चलो सो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना यहाँ पे हो गया लिमिट, किसकी लिमिट है ये, याद रखना है $2.5 लाख की लिमिट इंडिविजुअल्स के लिए है, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, जो अदर देन है उनकी अलग लिमिट्स है, वो भी हम पढ़ेंगे। चलो अब इसके बाद में ट्रांजैक्शंस क्या क्या है वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग बना लो, मतलब सब हेडिंग बना लो बेसिकली इसमें, ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3, है ना। अब इसमें हमने यहाँ पे ए लिखा है ना, हाँ लिखो, पॉइंट नंबर ए, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें आप लोग लिखना स्टार्ट करो, इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज अप टू $2.5 लाख फॉर फॉलोइंग, लिखो पॉइंट नंबर, अच्छा ये एक फाइनेंशियल ईयर में ना, ये हमने सारा ऊपर लिख दिया है, वैसे तो हमें मेनली यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखते हैं। देखो फर्स्ट लिखो, प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, सेकंड गिफ्ट और डोनेशन, थर्ड गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट, इसको आप इस तरीके से ये भी दे दो नंबरिंग, फोर्थ है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, फिफ्थ है मेंटेनेंस ऑफ क्लोज
relatives abroad. Maintenance of close relatives abroad. Point number 6, travel for business, attending conference, specialized training, specialized training, meeting expenses, meeting expenses for medical treatment, checkup abroad, accompany as attendant to patient, attendant to patient, going abroad for medical treatment. Next, point number 7, expenses in connection with medical treatment abroad. Point number 8, studies abroad. And point number 9, any other current account transaction. ठीक है, चलो अब इसके बाद में आप लोग एक नोट बनाओ। इसके नीचे नोट में लिखो फॉर आइटम्स अंडर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 7 and point number 8, resident individual may avail foreign exchange facility in excess of prescribed limit if so required by country of emigration, medical institute और यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद करना है अच्छे से, मतलब सब कुछ याद करना है ऐसे। तो देखो क्या बोला, वही कि जो अपना रेसिडेंट इंडिविजुअल है वो फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा, विद इन द लिमिट, बिना आरबीआई के अप्रूवल के, अप टू $2.5 लाख। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग, है ना। अब देखो किस किस चीज के लिए बोला है यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले क्या बोला कि वो क्या कर सकता है, प्राइवेट विजिट्स। ऑब्वियस सी बात है कि हम ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, तो अगर हमें उसके लिए पैसा चाहिए तो हम एक्सचेंज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें अगेन हमने पढ़ा पहले भी, नेपाल और भूटान नहीं आएंगे, यहाँ पर भी नहीं आएंगे, बिकॉज वही वाली सेम रीजन है कि वहां पे आईएनआर एक्सेप्टेबल है, कन्वर्टेबल है, तो मेक्स नो सेंस कि आपको फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मान लो आपको किसी को आपको गिफ्ट करना हो, तो कोई आपका मान लो रिलेटिव वगैरह है, ठीक है, आपको कुछ गिफ्ट करना हो उसको, तो उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, या आपको कहीं पे डोनेशन देना है बाहर, उसके लिए आपको चाहिए, तो वो सब चीज के लिए भी आपको मिल जाएगा। गोइंग अब्रॉड, आप बाहर जा रहे हो फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो ऐसे तो है नहीं कि डे 1 पे कंपनी आपको सैलरी पे कर देगी वहां पे। यहाँ से आप कुछ पैसा तो लेकर ही जाओगे, वहां पे एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है वो सब कुछ होंगे, सेटअप वगैरह आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए।
एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम परमानेंटली जाकर किसी बाहर वाली कंट्री में सेटल हो रहे हैं। लेकिन अगेन वही वाली सेम चीज है ना कि अगर आप बाहर जाके ऐसे सेटल हो रहे हो तो एकदम से तो आपको वहां पे पैसे आना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। यहाँ से आपको पैसा लेके जाना ही पड़ेगा ताकि आप वहां पे अरेंजमेंट्स कर सको। ठीक है, फूड वगैरह हो गया, लिविंग वगैरह हो गया, स्पेस वगैरह, है ना। तो ये सब चीजों के लिए जो इनिशियल सेटलमेंट करना होता है उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है ना। तो अगर आप कहीं पर परमानेंटली जाके सेटल भी हो रहे हो तो पर एक बार तो आपको पैसा लेके जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो उसके लिए भी आपको पैसा मिल जाएगा इस वाली स्कीम में। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड। आपकी कोई मान लो, जैसे अगेन हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि मान लो कोई चाइल्ड है किसी का, वो बाहर रहता है, पढ़ता है या जॉब करता है, मान लो उसकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं है या वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको पैसा तो वैसे भी चाहिए होगा। तो अगर हम उसको जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं ताकि उसका जो भी है लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह वो मीट हो सके, तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है ट्रैवल। अब ट्रैवल किस किस पर्पस के लिए, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए, बाहर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है रिलेटेड टू बिजनेस या कुछ भी नॉर्मली आपको अटेंड करनी है, कोई बाहर आपको ट्रेनिंग लेनी है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेनी है, उसके लिए आपको ट्रैवल करना है, या मान लो मीटिंग एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, आप बाहर जाते हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो होता है। अब ऐसे तो है नहीं ना कि हम बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो फ्लाइट्स वगैरह फ्री में हो जाएगी या वहां पे होटल वगैरह जो स्टे वगैरह वो फ्री में हो जाएगा, नहीं। तो उसके लिए भी तो एक्सपेंसेस आएंगे। तो अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज से भी गए हो तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस है वो तो आएगा ही आएगा, पर उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आएंगे, है ना, जाने के, ट्रैवल के, स्टे के, फूड के। तो वो वाले एक्सपेंसेस भी हैं, इसमें आप ले सकते हो। चेकअप वगैरह कराना है अब्रॉड, हमें किसी से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कुछ चेकअप करवाना है, या मान लो कोई आपका जो ऑलरेडी फैमिली का कोई पर्सन है या रिलेटिव है जो पेशेंट है, आप उसके साथ जा रहे हो, तो आप साथ जा रहे हो तो अगेन आपको पैसा चाहिए। तो अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप उसके साथ भी अगर जा रहे हो तो आप जा सकते हो। तो उसके लिए जो पैसा चाहिए बेसिकली, है ना, वो आप इस लिमिट में ले सकते हो। एक्सपेंसेस, अब जो एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हो तो उसका जो एक्सपेंस आ रहा है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो स्कीम से। मतलब अगेन ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है ना, ये सब ट्रांजैक्शंस के लिए आपको लिमिट बता दी कि ये सब काम करने के लिए $2.5 लाख आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग मिलेगा। मतलब ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख फर्स्ट पॉइंट के लिए, 2.5 लाख सेकंड पॉइंट के लिए, नो नो, सबका मिलाकर एग्रीगेट है ये। ठीक है, सारे कामों के लिए आप जो भी इनमें से काम कर रहे हो टोटल ही आपको कितना मिलेगा, टोटल 2.5 लाख मिलेगा। ऐसे मत समझ लेना कि अच्छा अकेले अकेले हर एक पॉइंट के लिए 2.5 लाख, 2.5 लाख, पागल थोड़ी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। स्टडीज अब्रॉड, पढ़ने गए हो आप बाहर, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो ऊपर कवर्ड नहीं है, उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अब ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 4 पहले तो आप टिक करते जाओ। पॉइंट नंबर 4 इज इमिग्रेशन। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, एंड पॉइंट नंबर 8 मतलब स्टडीज। अब आप कॉमन सेंस से सोचो, अगर आप इमिग्रेशन कर रहे हो, किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने जा रहे हो, अब मान लो आपने कोई ऐसी सिटी या ऐसी कोई कंट्री सिलेक्ट करी है बाहर इंडिया की जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इतनी एक्सपेंसिव है कि वहां पे आपको $2.5 लाख से ज्यादा ही चाहिए, तो क्या आपको नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। या फिर आपने मान लो मेडिकल ट्रीटमेंट, अब मेडिकल ट्रीटमेंट का जो मतलब मान लो हॉस्पिटल है, डॉक्टर, उसकी फीस ही मान लो $3 लाख आ गई, ठीक है, या 5 लाख आ गई, तो क्या आपको नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। आप स्टडीज करने गए हो, फीस ही ज्यादा होती है, ठीक है, तो फीस ही लग गई आपकी, उसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह है वो तो आएंगे। तो मतलब ये 3 ऐसे पर्पस हैं जहां पे हो सकता है कि $2.5 लाख से ज्यादा भी लग जाए। तो उस केस में इन 3 पर्पस के लिए आपको जितना एक्चुअल एक्सपेंस आया ना उतना हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप स्टडीज वगैरह के लिए जाते हो और आपका $3 लाख लग जाता है, तो आपको 3 लाख मिल जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हो, आपका 4 लाख लग जाता है, तो वो आपकी 2.5 लाख की लिमिट नहीं रहेगी, अभी आपको 4 लाख की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस 3 केसेस में जो एक्चुअल एक्सपेंस है ना आपका, वो आपको मिल जाएगी लिमिट। ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, फॉर आइटम्स इन 4th 7th एंड 8th, जो आपका इंडिविजुअल है मे अवेल द फैसिलिटी इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट, वो ले सकता है इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट इफ इट इज सो रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो।
बाय द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, मतलब जिस कंट्री में वो गया है, मान लो वो इतनी एक्सपेंसिव है कि उस कंट्री के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हाँ इसको ज्यादा चाहिए होगा, या मेडिकल इंस्टीट्यूट जो भी है जहां से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसने बोल दिया कि हमारी फीस ज्यादा है, यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा है, तो वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब आपकी जो लिमिट है वो 2.5 लाख नहीं रहेगी, जो एक्चुअल एक्सपेंस है उतनी आपको लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना हो गया। और यही सारे ट्रांजैक्शंस, मतलब एलआरएस जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो एलआरएस में भी यही सारे ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब पर्पसेस के लिए आपको 2.5 लाख यूएसडी की लिमिट मिली हुई है ना। तो याद रखना, मैं वहां पे जब आपको कनेक्ट करवाऊंगी तो आपको याद रखना है कि ये वाले सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो अदर देन इंडिविजुअल की लिमिट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टार्ट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।